नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089755386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो इसको पूरा अंत तक वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द इकोलॉजिकल निश ऑफ अ स्पीशी डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। किसी प्रजाति का पारिस्थितिकी निकेत निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? जैविक कारक पर, बिल्कुल सही है। अजैविक कारक पर, ये भी सही है। खाद्य श्रृंखला में इसकी क्या स्थिति है, ठीक है, ये भी सही है। और उपलब्ध संसाधनों का वो किस प्रकार से उपयोग करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। तो इकोलॉजिकल नीश क्या होता है? ये किसी भी एनवायरनमेंट में किसी भी स्पीशी के जो कोई यूनिक रोल होता है, ठीक है, उनका यूनिक रोल या फिर उनकी जो यूनिक पोजीशन होती है उसी को हम लोग इकोलॉजिकल नीश कहते हैं। और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे, कारकों पर डिपेंड करता है, जैसे कि बायोटिक फैक्टर्स हैं, अबायोटिक फैक्टर्स हैं। अबायोटिक फैक्टर्स में जैसे आते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे कितनी धूप आ रही है, सनलाइट कितनी आ रही है, ठीक है, वहाँ पे कितने जो है पानी कितना उपलब्ध है। तो ये सभी जो है अबायोटिक फैक्टर्स हैं। और बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं कि वो एक जो कोई ऑर्गेनिज्म होता है वो किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट में दूसरे के साथ जो है इंटरेक्ट करता है। तो इसी के साथ साथ जो है वहाँ पे वो हैबिटेट उसका कैसा है, उसका माइक्रो हैबिटेट कैसा है, ये सभी जो है फैक्टर्स जो है ये इकोलॉजिकल नीश को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। वो उसकी फूड चेन जो है उसमें क्या पोजीशन है, इस पे भी जो है इकोलॉजिकल नीश जो है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सभी कारक जो है वो सही दिए गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, संख्याओं का पिरामिड जो है कौन से पारिस्थितिकी तंत्र में जो है वो उल्टा होता है? तो अगर हम देखें कि ये जो संख्याओं का पिरामिड जो है ये ट्री इकोसिस्टम या फिर वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में जो है वो उल्टा होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और हमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है मैंग्रोव केवल उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय तटीय जल में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? मैंग्रोव लवण सहिष्णु वृक्ष होते हैं, ठीक है, ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही दिए गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कथन कहता है महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर प्रवाल दुर्लभ है, ठीक है। कोरल्स आर रेयर अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ये बिल्कुल सही दिया गया है। और इसका कारण क्या बताया गया है? प्रवाल भित्ति गर्म उष्ण कटिबंधीय जल में पनपती है, ये जो है ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे जो एजर्शन और रीजन जो है ये दोनों ही सही दिए गए हैं और जो रीजन जो है वो असर्शन को ठीक से यहाँ पे एक्सप्लेन भी करता है। तो कोरल रीफ जो है ये वेस्टर्न कोस्ट पे जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है बहुत ही रेयरली ही पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कोल्ड करेंट्स होते हैं, ठीक है। वेस्टर्न मार्जिन पे क्या होते हैं? कोल्ड करेंट्स का प्रभाव होता है, लेकिन जो कोरल्स जो होते हैं उनको चाहिए होता है ट्रॉपिकल वाला जो क्लाइमेट होता है, ठीक है, कम से कम मतलब कि उसे ना 20 डिग्री 25 डिग्री तक जो है इतना टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन वेस्टर्न मार्जिन पे कोल्ड करेंट्स का प्रभाव देखने को मिलता है, तो वहां पे जो है बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है, इसलिए जो है यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट की तरफ कोरल जो है वो कम पनपते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, सिम्पसन सूचकांक का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, सिम्पसन इंडेक्स किस लिए हम यूज करते हैं? तो इसका आंसर है बी, बायोडाइवर्सिटी, या फिर हम कह सकते हैं इसको जैव विविधता। सिक्स क्वेश्चन,
जल जलकुंभी, ठीक है, वाटर हियासिंथ जो है ये एक जो है जलीय खरपतवार पौधा है। ये मूलतः जो है वो कहाँ से संबंधित है, तो कहाँ का नेटिव है ये? तो अगर हम इसको देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका का जो अमेजोन बेसिन है, ठीक है, अमेजोन बेसिन ब्राजील में, वहाँ का ये जो है यहाँ वो नेटिव है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 7th क्वेश्चन, और वो हमसे पूछ रहा है कि सी बकथॉर्न के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ वो यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है, इट इज जनरली फाउंड इन ड्राई रीजन, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है, ये आमतौर पर शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। ये विटामिन सी से जो है ये भरपूर होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि और इसी के साथ साथ क्या है कि लद्दाख में इसे हिमालय में इसे हिमालय छरमा कहा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। केवल फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये सही दिया गया है, क्योंकि इसे हिमालय में चरमा, लद्दाख में हिमालय चरमा नहीं, जबकि हिमाचल प्रदेश में हिमालय झरना कहा जाता है। तो यह सी बकथॉर्न जो है ये एक प्रकार की झाड़ी होती है जो कि यूरोप एंड एशिया में जो है ये पाई जाती है, और इसमें जो है छोटे छोटे ऑरेंज और येलो कलर की जो है छोटे छोटे फल लगते हैं, बेरीज लगते हैं, जो कि विटामिन सी में जो है बहुत ही ज्यादा भरपूर होते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। 8th अगर हम क्वेश्चन देखें, ग्लोबल वार्मिंग में निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक योगदान है? कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, सरफेस लेवल ओजोन का, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। 9th क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में देखा गया हम्बोल्ट ग्लेशियर किस देश में जो है वो स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, वेनेजुएला में, ठीक है। तो आंसर है बी, वेनेजुएला। वेनेजुएला पहला ऐसा देश है जहां पे कि उसने जितने भी उसके ग्लेशियर्स थे उसको लूज कर दिया गया है, वहां पे सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो खत्म हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा इसका बी। 10th क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जाजरी, जाजरी कहाँ से है? ये है अयोध्या से, ठीक है। सैनिटरी फिटिंग्स जो है ये मथुरा की बहुत ही ज्यादा जो मशहूर है। फ्लूट जो है ये पीलीभीत से है, और ब्लैक सॉल्टाइट जो है वो सिद्धार्थनगर से है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2, 3, 4 एंड 1। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 2, 3, 4 एंड 1, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 11th क्वेश्चन, ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है बी, राजस्थान में, ठीक है। ये चूरू डिस्ट्रिक्ट में है, चूरू डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? इन द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इज हेडक्वार्टर्ड इन। तो इसका आंसर क्या है, ए, अबू धाबी, यूएई में स्थित है ये, ठीक है। और इसकी जो ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये वर्ष 2009 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे 13th क्वेश्चन, और 13th क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में निम्न शामिल है, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन कौन से होते हैं? तो इसका तो पहला क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ओजोन होता है, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होता है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 होता है, ठीक है। तो जो भी फोटोकेमिकल स्मॉग होता है इसमें बहुत सारे जो है पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इंक्लूडेड होता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो है यहाँ पे इंक्लूडेड होता है। इसके साथ साथ कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी, कंपाउंड्स जो हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं, ओजोन होता है, और साथ साथ पैन, जिसको कि पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी कहा जाता है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। इसके बाद हम 14 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से युग्म जो है वो सही से यहाँ पर सुमेलित दिए गए हैं, ठीक है। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है वो रविंद्र सिन्हा को नहीं, वो कैलाश संखला को कहा जाता है, ठीक है। तो सेकंड पेयर जो है वो गलत है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया जो है वो रविंद्र सिन्हा को कहा जाता है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड पेयर जो है ये दोनों ही गलत दिए गए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। यहाँ पे हमें करेक्ट कोड जो है, करेक्टली मैच कौन सा है वो हमें चूज करना था। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी।
15th क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है वो यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो इसे 1971 के 25वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था, ये यहाँ पर सही दिया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अनुच्छेद 31C सभी निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय में प्रश्न पूछे जाने से बचाता है, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया गया है। तो स्टेटमेंट सी तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। केवल फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तो आर्टिकल 31C जो है वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, ठीक है, केवल इन्हीं दोनों को जो है यहाँ पे हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। तो आर्टिकल 31 और 31C रिलेटेड टू आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। इसके बाद हम देखेंगे 16th क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग से है। यहाँ पे जो है रिसेंटली अभी लोकसभा के इलेक्शंस में है, उसके बाद जो नई कैबिनेट बनी है उसमें कौन से लोगों के पास कौन सा पोर्टफोलियो है उससे संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें मनोहर लाल जो है वो कौन है, वो जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। गिरिराज सिंह जो है वो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स है। प्रहलाद जोशी को कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का मिला है। और चिराग पासवान को जो है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिला है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, 1, 4 एंड 3, तो हमारा सी इज द राइट आंसर। इसके बाद 17 क्वेश्चन, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हमारा बना था वर्ष 1956 में, ठीक है, 1956 में। तो बी इज द राइट आंसर। 18th क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो कौन से उसमें लागू होते हैं, कौन से बिल में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें है धन विधेयक के लिए नहीं होता है, ठीक है। धन विधेयक जो है वो जो है अलग अलग सदनों में पास होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो भी अलग अलग सदनों में पास होना चाहिए। फाइनेंशियल बिल जो है और ऑर्डिनरी बिल अगर यहाँ पे डेडलॉक वाली सिचुएशन होती है तो इसके लिए जो है जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, केवल 3 एंड 4। 19th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के संबंध में सत्य नहीं है, ठीक है। नॉट करेक्ट यहाँ पे पूछा है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, नॉट ट्रू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ठीक है, तो इसने वाइसरॉय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया था, ठीक है। वाइसरॉय को भी ये इसने एम्पावर किया था कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर दे, ये बिल्कुल सही है। इस अधिनियम ने लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया था, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 20th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला कथन क्या कहता है कि बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद लेखा अनुदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड क्या है, लेखा अनुदान एक वित्तीय वर्ष के लिए दिया जाता है, तो ये यहाँ पर गलत है। जो वोट ऑन अकाउंट है किसके कितने ये 2 महीने के लिए, ठीक है, ये 2 महीने कार्य करने के लिए जो है ये दिया जाता है। तो जब तक की जो इंटरिम अरेंजमेंट है, जब तक ये नई गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म नहीं हो जाती, जब तक कि फुल फ्लेजेड बजट नहीं आ जाता, उस टाइम के लिए जो है वोट ऑन अकाउंट को प्रदान किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिया गया है। 21st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समितियां कृष्ण मेनन समिति की सिफारिशों पर बनाई गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग या फिर सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है वो उसकी सिफारिश जो है कृष्ण मेनन कमेटी ने की थी और उन्हीं के जो है यहाँ पे रिकमेंडेशन पे इसका गठन किया गया था वर्ष 1964 में, या फिर हम कह सकते हैं 1964 में, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
जो कि है 22nd क्वेश्चन, और निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 22nd का डी, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट उनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की जो है वो शपथ दिलाता है। 23rd क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ये पूर्वव्यापी हो सकता है, इट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। यह संसद के किसी भी अधिनियम में संशोधन या निरसन कर सकता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। इट कैन अमेंड और रिपील एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, अध्यादेश कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है। ऑर्डिनेंस कैन अमेंड और ऑल्टर अ टैक्स लॉ, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर है 23rd का सी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 24th क्वेश्चन, और 24th क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है, तो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन था, उसको कौन सा जो है आर्टिकल उससे संबंधित है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आर्टिकल 243I। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। आर्टिकल 243D जो है, ये पंचायत में जो है पंचायत में जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करता है। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करता है। आर्टिकल 43 कहता है कि यहाँ पे एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, जिससे कि स्टेट की जो है फाइनेंशियल पोजीशन को हम लोग रिव्यू कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आर्टिकल 243 के देखें, तो ये पंचायत के इलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड है। और आर्टिकल 243J जो है वो पंचायत के ऑडिट से रिलेटेड है। ठीक है, पंचायत ऑडिट से रिलेटेड है। ठीक है, उनका जितना भी अकाउंट है उनके ऑडिट से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, वो हो गया बी। इसके बाद हम देखेंगे 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से युग्म जो है वो सही से सुमेलित है। तो पहला क्या है, 13th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो नागालैंड से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम से रिलेटेड, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि सिक्किम को फुल फ्लेजेड स्टेट कब बनाया गया था, वो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बनाया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1। 26 क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा जो है वो कहाँ के संविधान से उधार ली गई है। प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो कहाँ के संविधान से उधार ली गई है, तो इसका आंसर क्या है, सी, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसे नियुक्त करता है। ठीक है, गवर्नर किस किस को यहाँ पे हमें देखना है कि अपॉइंट करता है। तो किसी एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट, किसी राज्य का महाधिवक्ता, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, वो गवर्नर ही करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है, वो करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, इसमें गवर्नर के साथ यहाँ पे राय मशवरा किया जाता है, लेकिन गवर्नर उनको अपॉइंट नहीं करता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी गवर्नर अपॉइंट करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3। 1 and 3 किसमें दिया गया है, बी में, तो बी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे 28th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है वो यहाँ पर सही दिए गए हैं। पहला, लोकपाल बिल 1968 में लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि लोकायुक्त संस्था की स्थापना करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य था, ये भी बिल्कुल सही है। लोकायुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है, उनको रीअपॉइंटमेंट जो है उनका नहीं हो सकता है सेकेंड टर्म के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही दिया गया है। 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक दर्जा जो है वो प्राप्त है। तो इनमें से कौन से जो है, वित्त आयोग और अटॉर्नी जनरल। ठीक है, वित्त आयोग जो कि फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 280 में दिया है। अटॉर्नी जनरल जो है वो आर्टिकल 76 में दिया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। ये वाले कॉम्बिनेशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ठीक है, नीति आयोग जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। इसके बाद हम देखेंगे 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, तो 30th का आंसर क्या होगा, वो होगा बी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1978 में लेकर के
आया गया था। उससे जो है यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के जो है उसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था। इसके बाद हम देखेंगे 31 क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज एडेड बाय द 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, मणिपुरी, ठीक है। मणिपुरी लैंग्वेज को जो है संविधान के 71st 71वें जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है उसके तहत जो है उसमें जोड़ा गया था 8 शेड्यूल में, ठीक है। तो 8 शेड्यूल में जो है 22 लैंग्वेजेस को जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। उसके अंतर्गत जो है जो इसको जो ओरिजिनली जो है इसमें 14 लैंग्वेज जो है इंक्लूडेड थी, लेकिन इसमें कई सारे संशोधन किए गए हैं, जैसे 21st अमेंडमेंट एक्ट, जिससे के कारण जो है सिंधी को जो है ऐड किया गया था। फिर इसके बाद हुआ था 71st अमेंडमेंट एक्ट, उसके द्वारा जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था। उसके बाद जो है 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जिससे बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथली को ऐड किया गया था। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, मणिपुरी। 32nd क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी, 72nd, ठीक है। out of 174 countries, out of 170 sorry out of 174 क्वेश्चन 74 कंट्रीज जो है, इंडिया की रैंक कितनी थी? वो थी 72nd। इसके बाद हम देखेंगे 33rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट हल क्रांति, ठीक है, हल क्रांति या फिर होल क्रांति दिवस टू मार्क द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ 1855 अगेंस्ट ब्रिटिश रूल? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, झारखंड, ठीक है। तो हल क्रांति दिवस जो है वो हर साल 30 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 30 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे जो इतने भी जो ट्राइबल हीरोज थे उनके जो उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया था उसको मार्क करने के लिए जो है हुल क्रांति दिवस जो है वो मनाया गया था। हुल जो है वो एक ट्राइब होता है, और जो जैसे कि जो ट्राइबल हीरोज थे उनके जो कंट्रीब्यूशन था पूरा इंडिपेंडेंस में, फ्रीडम स्ट्रगल में, उसको मार्क करने के लिए ये मनाया जाता है। जैसे सिद्धो है, कान्हो है, चांद भैरव है, फूलो जानो है, इन सब के जो है कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए हुल क्रांति दिवस जो है वो मनाया जाता है 30 जून को हर साल झारखंड में। 34th क्वेश्चन, खावड़ा दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क किसके संयोजन का उपयोग करता है? ठीक है, तो टाइडल एनर्जी, ये यहाँ पे गलत दिया गया है, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी जो है यहाँ पे यूज की जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो खावड़ा जो है ये कच्छ गुजरात में जो है स्थित है, और यहाँ पे जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है वो स्थापित किया जा रहा है, और यहाँ पे जो है सोलर और विंड एनर्जी दोनों का ही उपयोग किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कच्छ वाली जो जमीन है ये बहुत ही ज्यादा जो है सलाइन है, ठीक है। यहाँ पे जो है नमक बहुत ज्यादा पाया जाता है यहाँ पे, इसलिए बहुत ज्यादा जो है किसी प्रकार की जो है यहाँ पे वेजिटेशन को हम ग्रो नहीं कर सकते। यहाँ पे सोलर रेडिएशन बहुत ही ज्यादा है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर जो है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को यूज करके जो है यहाँ पे एक रिन्यूएबल एनर्जी का पार्क जो है वो सेटअप किया जा रहा है। इसके बाद हम 35th क्वेश्चन देखेंगे, जो हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, और यहाँ पे जो है दो लिस्ट दी गई हैं, तो उसे हमें मैच करना है। तो साइमन हैरिस जो है वो रिसेंटली जो है वो आयरलैंड से चुने गए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे बेसिडो फेर जो है ये कहाँ से चुने गए हैं? ये सेनेगल से चुने गए हैं। कीर स्टारमर जो है ये हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए हैं, और पीटर पेलेग्रिनी जो है वो आयरलैंड से चुने गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 35th का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3, 2, 4 and 1। इसके बाद हम देखेंगे 36 क्वेश्चन, यूएनएफपीए के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत 0 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग में है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इंडिया की कितने प्रतिशत पॉपुलेशन की हिस्सेदारी जो है वो बच्चों की 0 to 14 ईयर्स की है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का सी, 24% इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या है? वो है बी, चित्रकूट में, ठीक है। तो चित्रकूट में, और ये बो एंड एरो के शेप में जो है ये बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये इसको किस पे बनाया जाएगा? इसको बनाया जाएगा तुलसी वाटरफॉल के ऊपर, तुलसी वाटरफॉल के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम 38 क्वेश्चन देखेंगे, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ए, सैम पित्रोदा। इसके बाद 39th क्वेश्चन, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का शीर्ष निर्यातक जो है वो कौन सा स्टेट है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, तमिलनाडु,
ठीक है। तो तमिलनाडु जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड को जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया में। इसके बाद किसकी रैंक है? इसके बाद रैंक है कर्नाटका की और उसके बाद है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश इसमें 3rd नंबर पे आता है, ये नोट करने वाला पॉइंट है। इसके बाद हम देखेंगे 40th क्वेश्चन, पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना से किन भारतीय राज्यों को जो है वो लाभ होगा? तो 40th का आंसर क्या है? वो है सी, राजस्थान और मध्य प्रदेश को। तो यहाँ पे जो है इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान के, उनको जहाँ यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो मध्य प्रदेश जो है उसके मालवा और चंबल रीजन को यहाँ पे उससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है पार्वती, कालीसिंध और निवाज रिवर जो है, ठीक है, पार्वती है, कालीसिंध है और इसके साथ साथ जो निवाज रिवर है मध्य प्रदेश की, इसको जोड़ा जाएगा और यहाँ पर चंबल रिवर जो है राजस्थान की, उसको यहाँ पे जोड़ने का कार्य किया जाएगा। 41st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो सबसे पहला क्या है? मलेरिया। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। डेंगू जो है ये नहीं होता, टिटनेस जो है ये नहीं होता और काला अजहर जो है ये भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। केवल 1st और 4 जो है वो यहाँ पर सही दिया गया है, वही दोनों जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसके बाद हम देखेंगे 42nd क्वेश्चन, सोडियम आयोडाइड 131 एक रेडियोधर्मी दवा का उपयोग जो है किसके उपचार में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जो कि हाइपरथायराइड या फिर थायराइड कैंसर के लिए जो है यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी। 43rd क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ब्राइट रोग से जो है वो प्रभावित होता है? तो अगर हम देखें ब्राइट रोग जो है जिसको कि नेफ्राइटिस भी कहा जाता है, तो नेफ्राइटिस है, नेफ्रोलॉजी जो है ये किडनी से संबंधित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सी, किडनी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे 44th क्वेश्चन, यहाँ पे कथन क्या कहता है? लोगों में गर्मियों की तुलना में सर्दियों में अधिक स्थैतिक बिजली ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। ये बिल्कुल सही है। सर्दियों में हवा में जल वाष्प जो है वो कम होता है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जैसे हमने कभी कभी देखा है कि जो विंटर्स में, ठीक है, जो सर्दी का मौसम जो होता है उसमें हमारे शरीर में जो है ज्यादा जो है वो हमारी बॉडी ज्यादा चार्ज हो जाती है, क्योंकि हम कुछ भी मेटल छूते हैं तो एक अलग सा करंट लगता है या फिर चिंगारी सी निकलती है। ठीक है, तो ये अधिक कब होता है? ये विंटर सीजन में होता है। विंटर सीजन में होता है, क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो है विंटर सीजन में जो वाटर वेपर की जो है वो कमी हो जाती है, एटमॉस्फेयर जो है वो ड्राई हो जाता है, उसमें जो है वाटर वेपर की कमी हो जाती है। इसके कारण होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है हमारी जो स्किन, उस सरफेस पे जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिल्ड हो जाते हैं वाटर वेपर की कमी के कारण। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। 45th क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता या कोमलता किसके द्वारा जो है वो निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर है बी, उसका जो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के कारण। ठीक है, कंपन का क्या आयाम होता है, उसी से ध्वनि की जो है लाउडनेस और जो है सॉफ्टनेस को जो है वो डिटरमिन किया जाता है। 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्के बनाने और रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो 46 का आंसर क्या है? वो है सी, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो हमारे रक्त के थक्कों को बनाने में जो है वो मदद करता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट को हम लोग प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स जो भी कहते हैं, जो कि बोन मैरो में बनता है। ठीक है, और ये जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ब्लड क्लॉटिंग में। 47th क्वेश्चन, मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्धों को क्या जोड़ता है? ठीक है, तो हमारा जो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसको जोड़ने का काम करता है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 48th क्वेश्चन, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में नहीं किया जाता है? ठीक है, तो सोलर कुकर में किया जाता है, डेंटल मिरर्स में किया जाता है, माइक्रोस्कोप में किया जाता है, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास में जो है नहीं किया जाता है कॉनकेव मिरर का। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास में जो है वो कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा डी। 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा उत्तक में संग्रहित ट्राइग्लाइसराइड को तोड़ने में मदद करता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, इसका आंसर है लाइपेज। ठीक है, लाइपेज जो है वो ट्राइग्लाइसराइड को जो है जो हमारे एडिपोस टिश्यू में जमा होते हैं उसको तोड़ने का काम
करता है। इसके बाद हम देखेंगे 50th क्वेश्चन, निम्नलिखित का हमें मिलान करना है। तो मोलेसेस, मोलेसेस में कौन सा एसिड पाया जाता है? वो पाया जाता है एसिटिक एसिड। रेड आंट्स में जो है वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, लाल चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, सेब में जो है वो मैलिक एसिड पाया जाता है और अंगूर में जो है वो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, 3, 4, 2 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 51st क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए, उपस्थिति का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ क्या है इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा डी, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, जिसको कि हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी जो है जो लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम जो चूना पत्थर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब भी वो जो कॉम्बिनेशन बनता है तो उससे जो पानी जो होता है वो जो है वो मिल्की वाइट हो जाता है। ठीक है, मिल्की वाइट हो जाता है, तो उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाते हैं। 52nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति ग्रह से संबंधित जो है वो नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा सी, टाइटन। ठीक है, गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा, ये सभी जो है वो जुपिटर के नेचुरल सैटेलाइट है। टाइटन जो है ये सैटर्न की नेचुरल सैटेलाइट है। 53rd क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, टेलिंग, व्हिच ऑफ द अबव मेथड्स आर यूज्ड फॉर वीट कंट्रोल? खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन कौन से इसमें से मेथड यूज किए जाते हैं? तो ये चारों ही मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद हम देखेंगे 54th क्वेश्चन, इंफ्रासाउंड ध्वनि की आवृत्ति किससे कम होती है? तो इसका आंसर क्या है? 20 हर्ट्ज। ठीक है, तो 20 जो है सी वाला जो आंसर है ये बिल्कुल सही दिया गया है, और ये जो है ह्यूमन ईयर से हम लोग सुन नहीं सकते हैं 20 हर्ट्ज से कम की साउंड, इंफ्रासाउंड मतलब हम लोग सुन नहीं सकते हैं। 55th क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें से हमें देखना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि लेजर का इन्वेंशन किसने किया था? वो थे थियोडर मेमैन ने। ठीक है, थियोडर मेमैन ने किया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो पेयर है ये यहाँ पर गलत दिया गया है। तो जॉन गुटेनबर्ग जो थे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का जो है आविष्कार किया था। बाकी सारे जो यहाँ पे जो पेयर्स दिए गए हैं वो सही दिए गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 क्वेश्चन, मेथनॉल मानव शरीर के किस हिस्से में जो है ऑक्सीकृत हो जाता है? तो 56 क्वेश्चन का आंसर है बी, किडनी में। ठीक है, तो मेथनॉल जो है यहाँ पे किडनी में जो है ऑक्सीडाइज्ड होके मेथेनॉल बन जाता है। ठीक है, मेथेनॉल बन जाता है। इसके बाद हम देखेंगे 57 क्वेश्चन, पाचन में पित्त की क्या भूमिका है? बाइल्स की जो है वो यहाँ पे वो कौन सा फंक्शन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, या फिर वसा का पाइसीकरण जो है वो बाइल जूस के द्वारा जो है वो किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 58 क्वेश्चन, स्टील को संक्षारण प्रतिरोधी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो मिलाया जाता है ताकि उसको कोरोजन रेजिस्टेंट बनाया जा सके स्टील को? ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या होगा? 58 का सी, उसमें क्रोमियम को जो है वो ऐड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 59 क्वेश्चन, गैस से ठोस और ठोस से गैस में अवस्था के प्रत्यक्ष परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, सब्लिमेशन। 60th क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या क्या दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है वो यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि नील कुरिंजी एक स्थानिक झाड़ी है जो केवल शोला के जंगलों में पाई जाती है। ये बिल्कुल सही है। शोला फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? इसको कमेंट करके बताइएगा। नील कुरिंजी को हाल ही में संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN सूची में शामिल किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो नील कुरिंजी एक ऐसी फ्लावरिंग श्रब है, ठीक है, इसमें जो है ये फ्लावर भी करता है, लेकिन करता कब है? भर 12 साल पे। ठीक है, तो और ये शोला फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं, शोला ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो कि साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, इसे IUCN में जो है वो रिसेंटली जो है वो थ्रेटेंड स्पीशी में रखा गया है। इसके बाद 61st क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की निम्नलिखित जनजातियों में से किसने 2024 में भारत में आम चुनाव में पहली बार जो है वो मतदान किया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61 का, उसका हो जाएगा ए, शॉम्पेन ट्राइब्स। तो जो शॉम्पेन ट्राइब्स जो हैं ये
PVTG ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड के नेटिव हैं और इन्होंने लोकसभा पोल 2024 में पहली बार जो है अपने वोट कास्ट किए हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, शॉम्पेन। 62nd क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, सिंगापुर। अभी तक जापान था, लेकिन अब जो है वो सिंगापुर हो गया है। ठीक है, और इंडिया की इसमें रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक अगर हम देखें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कितनी है? वो 82nd है। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 63rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग में जो है वो सही से सुमेलित है? तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। कांस्य क्या होता है? वो कॉपर प्लस जिंक होता है। ठीक है, अगर ब्रॉन्ज, ये गलत है। ब्रास क्या होता है? कॉपर और टिन होता है, ये भी गलत है। ठीक है, सोल्डर क्या होता है? कॉपर और लेड होता है, ये भी यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर जो डी है इसमें से कोई भी जो है वो सही नहीं दिया गया है। अगर हम ब्रॉन्ज को देखें तो ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर प्लस टिन होता है। ब्रास अगर हम देखें तो वो कौन सा होता है? कॉपर प्लस जिंक होता है। और सोल्डर क्या होता है? लेड प्लस टिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही जो पेयर दिए हैं वो गलत दिए गए हैं। 64th क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, ऋषभ शेट्टी ने। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे 65th क्वेश्चन, तो जो उदार शक्ति भारत और किसके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, मलेशिया। ठीक है, तो उदार शक्ति जो है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से कथन जो है वो सही दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ये सही दिया गया है। सेकंड क्या है? हम्पी चोल साम्राज्य की जो है वो राजधानी थी, तो ये यहाँ पे गलत दिया गया है। हम्पी कौन से साम्राज्य की राजधानी थी? वो थी विजयनगर एम्पायर की। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द स्टोन चैरियट ऑफ हम्पी वाज बिल्ट बाय किंग कृष्ण देव राय, ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 67th क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और यहाँ पर हमें देखना है कि सम्राट हर्षवर्धन ने उपरोक्त में से किस स्थान पर बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का जो है वो आयोजन किया था? कौशाम्बी में, प्रयाग में, कन्नौज में या फिर श्रावस्ती में? ठीक है, तो यहाँ पे जो है हर्षवर्धन ने कहाँ पे किया था? प्रयाग में किया था और कन्नौज में किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, केवल सेकंड और थर्ड जो है यहाँ पे ये सही दिया गया है, प्रयाग और कन्नौज में। ठीक है, तो यहाँ पे बुद्धा की टीचिंग को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए और ज्यादा जो है उसको स्प्रेड करने के लिए हर्षवर्धन जो है राजा हर्षवर्धन जो है उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजियस असेंबली जो है वो कन्नौज पे जो है और उसका आयोजन किया गया था। और उसके 5 साल बाद जो है इलाहाबाद में भी जो है बुद्धिस्ट टीचिंग को प्रीच करने के लिए या फिर स्प्रेड करने के लिए उन्होंने एक और बुद्धिस्ट रिलीजियस असेंबली जो है उसको जो है वहां पे आयोजन उसका किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रयाग और कन्नौज। इसके बाद हम देखेंगे 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित जो है वो नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में इसमें से कौन सा स्थित नहीं है? तो आलमगीरपुर है, बालू नहीं है। बालू कहाँ पर है? वो हरियाणा में है। बड़गांव जो है वो है। मंडी जो है वो भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, इसी के बाद हम देखेंगे अगर और हड़प्पन साइट जो उसमें उत्तर प्रदेश में वो है सनौली है, सोठी है। तो ये सब जो है उत्तर प्रदेश की साइट है, लेकिन बालू जो है ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। 69 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे जो है 2 हमें लिस्ट दी गई है, एक में इंस्क्रिप्शंस दिया गया है, वो किस रूलर से संबंधित है उससे हमें जो है यहाँ पर मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें अयोध्या इंस्क्रिप्शन, ठीक है, अयोध्या इंस्क्रिप्शन जो है वो किससे संबंधित है? वो है पुष्यमित्रा शुंग से। हाथी गुम्फा की जो है इंस्क्रिप्शन जो है वो किससे रिलेटेड है? वो है खारवेल से रिलेटेड है। जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है वो शक किंग रुद्र दमन से जो है रिलेटेड है। और राबा तक इंस्क्रिप्शन जो है वो राजा कनिष्क से जो है रिलेटेड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 एंड 1 आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी। ठीक है, 70th क्वेश्चन, यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं, इनको हमें जो है मैच करना है। महाजनपद दिया गया है, उसकी क्या कैपिटल है उससे हमें जो है यहाँ पे मैच करना है। तो कोशाला की कैपिटल क्या थी? वो थी श्रावस्ती।
ठीक है। इसके बाद वत्स जो है महाजनपद, उसकी कैपिटल क्या थी, वो थी कौशाम्बी। शूरसेन की थी मथुरा और छेदी की थी सुक्तमती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी 4, 3, 2 एंड 1। 71st क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई कर है, ठीक है। गुप्ता पीरियड में जो है इसमें से कौन सा इरिगेशन टैक्स था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेदक भोग, ठीक है। बेदक भोग जो था वो इरिगेशन टैक्स था। उपहारिका क्या था, उपहारिका जो था ये जितने भी जो टेनेंट्स थे, ठीक है, टेनेंट्स जो थे उनसे कलेक्ट करने वाला जो टैक्स था उसे उपहारिका क्या कहा जाता था। उद्रंग जो है वो उसे क्या, वो जो है वाटर टैक्स हुआ करता था। और जो है तराद्य जो है ये क्या होता था, ये नेविगेशन टैक्स होता था गुप्ता पीरियड में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, बेदक भोग। इसके बाद हम देखेंगे 72nd क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने कुमार देवी प्रकार के सिक्के जो है वो जारी किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का ए, चंद्रगुप्त 1, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 73rd क्वेश्चन, महाबलीपुरम शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 73rd का बी, ठीक है। तो जो महाबलीपुरम सिटी जो है वो पल्लव किंग जो है नरसिंह वर्मन वन जो है उन्होंने की थी। तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ पर बी है। 74th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चिराग दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, तो 74th क्वेश्चन का आंसर है ए, जो शेख नसरुद्दीन महमूद जो थे उनको जो है चिराग दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा 75th क्वेश्चन, बहमनी सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य दिल्ली के किस सुल्तान के शासन काल के दौरान अस्तित्व में आया था, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर जो है बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर की जो है स्थापना हुई थी। विजयनगर एम्पायर की स्थापना हुई थी 1331 में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। बैटल ऑफ बिलग्राम, ठीक है, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1540 में। बैटल ऑफ तलीकोटा, ठीक है, जिससे कि हमने पढ़ा था पिछले पेपर में कि बैटल ऑफ तलीकोटा से जो है विजयनगर एम्पायर का जो है पूरा पतन हो गया था। तो ये कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1565 में। बट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है 1556 1556 में लड़ा गया था। और जो है यहाँ पे बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है ये कब, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से हमारा हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77th क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा था, ठीक है। तो बहमनी किंगडम जब खत्म हुआ था तो वो कई सारे जो है छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में जो है वो बट गया था। तो सबसे पहला उसमें से कौन सा था, वो था 77 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, बरार, ठीक है। तो बरार जो है ये सबसे पहला इंडिपेंडेंट स्टेट बना था। और इसमें इसकी जो है यहाँ पे किसने जो है इसको बरार को किसने स्टैब्लिश किया था, वो थे फतहुल्ला इमाद शाह, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इमाद शाही जो डायनेस्टी थी उसको ही इसने बरार को जो है वो रूल किया था। और इनकी कैपिटल क्या थी, वो थी एलिचपुर, ठीक है। इसकी कैपिटल एलिचपुर थी। और बरार को अंत में जो है अहमदनगर ने जो है वो अपने में मिला लिया था 1574 में। इसके बाद हम देखेंगे 78 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित है, ठीक है। तो 78 का आंसर क्या है, वो है बी, द्वैत वेदांत जो है वो माधवाचार्य ने जो है वो दिया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी अगर हम विशिष्ट अद्वैत देखें तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, वो थे रामानुजाचार्य, ठीक है। रामानुजाचार्य के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। शुद्ध अद्वैत जो है इसके प्रपाउंडर कौन थे, इसके प्रपाउंडर थे विष्णु स्वामी। और द्वैत अद्वैत के जो प्रपाउंडर थे वो कौन थे, वो थे निम्बकाचार्य, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। 79 क्वेश्चन, किसके खिलाफ प्रतिज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था, प्लेज मूवमेंट किसके अगेंस्ट जो है वो लॉन्च किया गया था, तो इसका आंसर क्या है, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो है, ठीक है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो एक सोसाइटी थी उसने जो है यहाँ पर चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जो है प्लेज मूवमेंट को स्टार्ट किया था। और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत किसने की थी, वो थे MG रनाडे और रघुनाथ राव, ठीक है, रघुनाथ राव। तो यहाँ पे ये दोनों ही पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे 88th क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं।
ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि कांग्रेस की प्राथमिक मांग तत्काल प्रभाव से ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर प्रभुत्व का दर्जा, डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे उन्होंने क्या मांगा था, उन्होंने बोला था कि उन्होंने जो है फ्री इंडिया की जो है डिमांड थी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गलत है। सेकंड क्या है, लॉर्ड लिनलिथगो was the viceroy of India during the Quit India movement, ये सही है। It was launched in response to the failure of Cripps mission, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 81st क्वेश्चन, और यहाँ पे हमें दो लिस्ट दी गई है जिसे हमें मैच करना है। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो कौन लेकर के आया था, वो लाए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और महलवारी सिस्टम की शुरुआत किसने की थी, वो थी लॉर्ड हेस्टिंग। रियाटवारी सिस्टम की शुरुआत जो है वो की थी थॉमस मुनरो ने, और इजारेदारी सिस्टम की जो शुरुआत थी वो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 81st का, वो हो जाएगा ए 4, 3, 1 एंड 2। 82nd क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक नहीं थे। ठीक है, डेक्कन सोसाइटी का जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक सदस्य जो है वो कौन नहीं थे इसमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा 82nd का हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, तो जो शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित नहीं थे। इसके फाउंडर मेंबर की अगर हम बात करें तो गोपाल गणेश अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, एम जी रनाडे, इसके साथ साथ विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, वी.एस. आप्टे, गोपाल गणेश अगरकर, के बी भंडारकर, एम वी जोशी, ये सभी जो है इसके फाउंडिंग मेंबर थे। इसमें कौन शामिल नहीं था, वो थे शिव नारायण अग्निहोत्री। इसके बाद हम देखेंगे 83rd क्वेश्चन, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, और हमें देखते हैं कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, यह लॉर्ड हार्डिंग के कार्यालय के दौरान जो है अधिनियमित किया गया था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, इट इम्पोज रिगरस सेंसरशिप ऑन बोथ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर पब्लिकेशंस। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ये भी सही दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं, इट वाज रिपील्ड इन 1921 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द तेज बहादुर सप्रे कमेटी, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट तीनों यहाँ पर सही दी गई है। 84th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो हमसे पूछता है कि सुचेता कृपलानी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो सबसे पहले क्या है, शी फाउंडेड द ऑल इंडिया महिला कांग्रेस इन 1940। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। वह उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तर प्रदेश का पेपर अगर देने जा रहे हैं तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड क्या है, वह संविधान सभा की सदस्य थी, शी वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही दी गई है। 85th क्वेश्चन, राखी बंधन दिवस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, रक्षा बंधन दिवस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, कौन से इंसिडेंट से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन जो है 19 जुलाई 1905 को जो है अनाउंस किया गया था। ठीक है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट कब किया गया था, वो था 16 अक्टूबर 1905 को। उसी दिन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है यहाँ पे उसको लोगों को बोला था कि इसको एज अ डे ऑफ रक्षाबंधन की तरह सेलिब्रेट करिए, ताकि जो है लोगों के बीच में जो है भाईचारे को जो है वो बनाए रखा जा सके। इसके बाद हम देखेंगे 86 क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो लॉन्च की है, तो इसका आंसर क्या होगा 86 का है ए, दक्षिण कोरिया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 87th क्वेश्चन है कि कालानुक्रमिक क्रम में व्यपगत के सिद्धांत के तहत संलग्न राज्य को जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से संबलपुर, सतारा, झांसी और जयपुर दिए गए हैं। तो अगर हम संबलपुर को देखें तो इसने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कब आया था, सतारा आया था 1848 में। ठीक है, यही अगर संबलपुर देखें तो ये था 1849 में, झांसी जो था ये था 1853 में, और जयपुर जो था वो था 1849 में अगेन। ठीक है, लेकिन जयपुर जो था वो पहले हुआ था और संबलपुर जो है वो बाद में हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, 2, 4, 1 एंड 3।
इसके बाद हम देखेंगे 88th क्वेश्चन। गलत कथन का जो है हमें चयन करना है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले क्या है, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन एक्सेप्टेड द मुस्लिम लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान, ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने जो है मुस्लिम की जो डिमांड थी अलग राज्य पाकिस्तान की, उसको जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं किया था। 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का जो है संस्थापक सदस्य जो है वो नहीं था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है इसका आंसर है डी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो थे इसके संस्थापक सदस्य में शामिल नहीं थे। तो इंडिया लीग जो है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो है 1928 में फॉर्म की गई थी और उसके फाउंडिंग मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और इन्होंने जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण जो हमारी जो फ्रीडम है, पूर्ण स्वराज की जो है यहाँ पे डिमांड को आगे रखा था। और श्रीनिवास अयंगर जो थे, ठीक है, ये इसके पहले प्रेसिडेंट भी रहे थे इस सोसाइटी के। 90th क्वेश्चन अगर हम देखें, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहजानंद की गिरफ्तारी के विरोध में 28 अप्रैल को अखिल भारतीय स्वामी शहजानंद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस और जो उनकी जो उन्होंने जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो उन्होंने स्थापित किया था, उन्होंने जो है शहजानंद सरस्वती की जो गिरफ्तारी हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, तो उसी के अगेंस्ट में जो है उन्होंने जो है ऑल इंडिया स्वामी शहजानंद डे को जो है यहाँ पे मनाने का फैसला लिया था 28 अप्रैल को। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए, सुभाष चंद्र बोस। 91st क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा अहिंसक किसान आंदोलन जो है वो कौन सा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का सी, बिजौलिया मूवमेंट। ठीक है, आंसर क्या है इसका, सी, बिजौलिया मूवमेंट। बिजौलिया मूवमेंट जो है ये राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी, मेवाड़ स्टेट में, और ये बहुत टाइम तक चला था और ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था। 1897 से जो है 1941 तक जो है ये चला था। तो इंडियन हिस्ट्री में सबसे लंबा जो है नॉन वायलेंट किसान आंदोलन जो है वो उस श्रेणी में आता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 92nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है वो सही सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है, इससे द्वारका नाथ टैगोर जो है वो एसोसिएटेड थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से जो है वो दादा भाई नारोजी जो है एसोसिएटेड थे, ये बिल्कुल सही दिया गया है। इंडियन सोसाइटी जो है ये आनंद मोहन बोस द्वारा जो है इसको जो है स्थापित किया गया था, और लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है ये द्वारका नाथ टैगोर द्वारा जो है वो स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 93rd क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से किन दो कोयला खदानों को विश्व की शीर्ष 10 कोयला खानों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, गेवड़ा और कसमुंडा। जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो कोयला खदानें हैं उनको जो है विश्व की शीर्ष 10 टॉप कोल माइंस में जो है वो जो है उस लिस्ट में जो है शामिल किया गया है, जिसमें से गेवड़ा को जो है सेकंड रैंक दी गई है और कुसमुंडा को जो है वो 4th रैंक दी गई है। 94th क्वेश्चन, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है, इसकी शुरुआत कब की गई थी। इसकी शुरुआत की गई थी 25 जून 2015 में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। 95th क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 में उत्तर प्रदेश का जो है वो क्या रैंक रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश की इसमें रैंक रही है 11th। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे और अच्छा, इसके साथ साथ जो है ये फ्रंट रनर कैटेगरी में जो है इसको रखा गया है उत्तर प्रदेश को। 96 क्वेश्चन, 2024 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश राज्य से कितनी महिलाएं जो है वो चुनी गई हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 7 महिलाएं जो है वो चुनी गई हैं।
इसके बाद हम देखेंगे 97 क्वेश्चन। भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था। वह निम्नलिखित में से किस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ए, कटक ओडिशा से। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 98 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली पाम तेल प्रसंस्करण इकाई जो है वो स्थापित की जा रही है? तो इसका आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की जो देबांग वैली है, ठीक है, निचली देबांग वैली, लोअर देबांग वैली में जो है इसको यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। इंडिया की पहली पाम प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके बाद हम देखेंगे 99th क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद के समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर है बी, उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में मिशन 414 जो है वो शुरू किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, हिमाचल प्रदेश। जो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे 414 जो है जो पोलिंग बूथ्स बनाए गए थे, पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, और वहां पे जो मैक्सिमम वोटर टर्नआउट के लिए जो है मिशन 414 की शुरुआत की गई थी। 101st क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कारक फुट लूज उद्योग के स्थान को प्रभावित करता है? ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्या दिया गया? कच्चे माल की उपलब्धता। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। सड़क नेटवर्क द्वारा पहुंच, ये बिल्कुल सही है। कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता, ये सही है। पानी की उपलब्धता जो है ये यहाँ पे गलत दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। ठीक है, जो कि यहाँ पे जो फुटलूज इंडस्ट्री के जो लोकेशन है उसको प्रभावित करता है। फुटलूज इंडस्ट्री जो है ये कहीं पे भी लगाई जा सकती है। ये रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पे जो है यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं होती। ये वाटर सप्लाई के जो है उस पर डिपेंडेंट नहीं होती। इसमें डिपेंडेंट फैक्टर्स क्या है कि रोड नेटवर्क है कि नहीं, स्किल लेबर फोर्स अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, ये जनरली ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि पॉल्यूशन जो है वो नहीं करती हैं। ठीक है, पॉल्यूशन नहीं करती हैं, तो इसलिए जो है इनका मेन फैक्टर क्या होता है कि रोड नेटवर्क जो है वो जुड़ी होनी चाहिए, और ये जो है ये कहीं पर भी लगाई जा सकती है। इसमें लेबर फोर्स जो है ये बहुत ज्यादा कम चाहिए होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 102nd क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक गतिविधि है? ठीक है, अगर हम इसमें प्राइमरी एक्टिविटी देखें तो इसमें से कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा डी, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती है? जो कि एनवायरनमेंट पे डिपेंड होते हैं, जो कि हमारी जो अर्थ रिसोर्सेज से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि लैंड है, वाटर है, वेजिटेशन है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, मिनरल्स है, इन सब से जो भी रिलेटेड होता है उससे हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज के अंतर्गत जो है वो लेकर के आते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ये प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीजें प्रोसेस हो रही हैं। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, या फिर हम कह सकते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। ट्रेडिंग जो है ये सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये भी जो है सेकेंडरी एक्टिविटी है। ठीक है, सार्वजनिक सेवाएं, ये भी जो है ये सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, ये भी जो है सेकेंडरी एक्टिविटी से रिलेटेड है। लेकिन जो तेल और गैस निष्कर्षण है, ऑयल एंड गैस निष्कर्षण है, एक्सट्रैक्शन जो है, ये जो है हमारी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। ये मिनरल से जुड़ी हुई है, ये हमारे नेचर से जुड़ी हुई है, तो इसे हम प्राइमरी एक्टिविटीज के अंतर्गत रखेंगे। 103rd क्वेश्चन पूछता है कि थार रेगिस्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ये भारत में राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्यों में जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग पाकिस्तान में स्थित है, ये गलत है, क्योंकि थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग जो है वो इंडिया में स्थित है। केवल 15% जो है वो केवल पाकिस्तान में स्थित है। थार रेगिस्तान खनिज संसाधनों में समृद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी, फर्स्ट और थर्ड जो है यहाँ पर सही स्टेटमेंट दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 104th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ग्लेशियर द्वारा निर्मित एक निक्षेपणीय भू आकृति नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, हैंगिंग वैली। ठीक है, तो हैंगिंग वैली जो है ये एक जो है इरोजनल लैंडफॉर्म है। ठीक है, ये डिपोजिशनल नहीं है, ये इरोजनल लैंडफॉर्म है। हैंगिंग वैली क्या होता है कि जब भी कभी जो है एक स्मॉल माउंटेन ग्लेशियर जो है वो बड़े लार्ज ग्लेशियर को जो है वो ज्वाइन कर लेता है, और थोड़े टाइम में जो है वो क्या हो जाता है कि जो मेन ग्लेशियर जो है वो जो है वो पिघल जाता है, और जो बीच वाला जो है वो हैंगिंग जो है छोटा ग्लेशियर जो है वो लटकता रहता है, तो उसको ही हम हैंगिंग वैली कहते
हैं। 105th क्वेश्चन जो है वायुमंडल के बारे में सही कथन का जो है हमें चयन करना है। तो इसमें इसका क्या है, कह रहा है कि वायुमंडल पृथ्वी का तापमान बनाए रखता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। वायुमंडल पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है, ये भी बिल्कुल सही है। वायुमंडल अतिरिक्त स्थलीय वस्तुओं को पृथ्वी की सतह से टकराने से रोकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जो है हमें जितने भी जो ऑक्सीजन है, ह्यूमन है, इनको जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये एटमॉस्फेयर जो है प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है और ये हमारे अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता भी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। 106 क्वेश्चन, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्रॉप्स दिए गए हैं और उनकी वेराइटी से हमें जो है उसको मैच करना है। तो अगर हम वीट की वेराइटी देखें तो वो कौन सी है, इसमें से कुंदन है। ग्राउंडनट की वेराइटी कौन सी है, इनमें से वो है कौशल। ठीक है, इसके बाद अगर हम मस्टर्ड की वैरायटी देखें तो वो कौन है, वरुणा है, और ग्राम की कौन है, वो गौरव है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी, 3, 4, 1 एंड 2। 107th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। कैंटो पीक कहाँ पर है, ठीक है, कैंटो पीक जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। सरकला पीक जो है ये गुजरात में है। टाइगर हिल जो है ये मेघालय में नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में है। और ब्लू माउंटेन्स जो है वो मिजोरम में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। 108 क्वेश्चन, धारवाड़ चट्टानों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि ये चट्टानें भारत की सबसे पुरानी रूपांतरित चट्टानें हैं। ठीक है, दीज रॉक्स आर इंडियाज ओल्डेस्ट मेटामॉर्फोज्ड रॉक्स, ये बिल्कुल सही है। द धारवाड़ रॉक सिस्टम इज नोन फॉर इट्स रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर एंड मैंगनीज, ये भी बिल्कुल सही है। धारवाड़ रॉक्स डू नॉट कंटेन फॉसिल फ्यूल्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, 1, 2 एंड 3। ये तीनों ही स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। 109th क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट देखें कि अंडमान द्वीप समूह को म्यांमार से जलमग्न अराकन योमा पर्वत श्रृंखला का विस्तार माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो अराकन योमा जो है, जो म्यांमार की जो रेंज है, उसी को जो है अंडमान निकोबार जो यहाँ पे स्थित है नीचे की तरफ, उसी को जो है उसके एक्सटेंशन के रूप में माना जाता है। Saddle Peak, the highest peak of the Andaman and Nicobar Islands, is located in Middle Andaman। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो गलत दिया गया है क्योंकि ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है। थर्ड स्टेटमेंट, पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड ऑन साउथ अंडमान, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। सी इज द राइट आंसर। 110th क्वेश्चन, वह फॉल्ट जो ग्रेटर हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है वो कौन सा है। द फॉल्ट दैट सेपरेट्स द ग्रेटर हिमालयस फ्रॉम द लेसर हिमालयस इज डी। ठीक है, मेन सेंट्रल थर्स्ट जो है वो उसको अलग करता है ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को। तो अगर हम देखें मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, ये किसको अलग करता है, ये करता है शिवालिक्स को और लेसर हिमालयस को। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हिमालयन फ्रंट फॉल्ट जो है ये किसको सेपरेट करता है, ये शिवालिक्स को और ग्रेट प्लेन्स जो है इनको जो है सेपरेट करता है। और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है ये विंध्य सिस्टम और अरावली सिस्टम को जो है वो सेपरेट करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी। 111th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसलें हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, जई, सरसों और जौ। ठीक है, ओट्स, मस्टर्ड और बार्ले जो है यहाँ पे रबी क्रॉप्स दिए गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। 112th क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और हमें देखते हैं कि कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। कोरियोलिस बल उत्तर दक्षिण दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। ध्रुवों पर कोरियोलिस बल अधिकतम होता है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। जो कोरियोलिस फोर्स जो है, ये जो धरती जो हमारे जो प्लैनेट अर्थ है उसके रोटेशन के कारण जो है कोरियोलिस बल जो है वो लगता है। और ये कोरियोलिस फोर्स जो होता है ये इक्वेटर पे जो है ये 0 होता है। और इसी कारण से, ठीक है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं,
ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में जो है यहाँ पे उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स जो है वो नहीं होता है। Next is 113th question. Consider the following statement about laterite soil. Which of the above statements are ट्रू? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन रीजन्स विद हैवी रेनफॉल विद वेट एंड ड्राई पीरियड्स। बिल्कुल सही है, ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे जो वर्षा होती है वो बहुत ही भारी मात्रा में होती है और वहाँ पे कंसिडर्ड टाइम पीरियड के लिए वेट एंड ड्राई पीरियड होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह ह्यूमस और आयरन ऑक्साइड से भरपूर होता है, ये यहाँ पे गलत दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है, ये व्यापक रूप से ईंटों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका उपयोग काजू, चाय और कॉफी उगाने के लिए किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजर की मदद से जो है यहाँ पर जो है कैश्यू, टी, कॉफी, रबर क्रॉप्स जो है वो उगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, A 1, 3 and 4 इज द राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे 114th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग से है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे पासेस दिए गए हैं और वो कहाँ पे स्थित है उससे हमें जो है वो मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें फोटूला, फोटूला कहाँ पे स्थित है, ये है लद्दाख में। नाथुला कहाँ पे है, वो है सिक्किम में। सिनला जो है वो उत्तराखंड में है और देपसा पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा B 3, 1, 4 and 2। 115th क्वेश्चन, वह नदी प्रणाली जिसमें सहायक नदियां लगभग एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और द्वितीयक सहायक नदियों उन्हें समकोण पर जोड़ती हैं, वो क्या कहलाती हैं? The river system in which the tributaries flow roughly parallel to each other and secondary tributaries join them at right angle is called, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर है B ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, इसको ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, जो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक नदी जो है यहाँ पहाड़ों से निकलती है और हर तरफ बहती है, उसको जो है मतलब नदियां जो है निकलती हैं और हर तरफ बहती हैं, उसको रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। और जो राइट एंगल पे जुड़ती हैं उसको ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न जो है वो कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे 116 क्वेश्चन, यमुना की बाएं सहायक नदी कौन सी है? ऐसी कौन सी नदियां हैं जो यमुना को बाएं तरफ से जो है वो जोड़ती हैं? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसमें से कौन सी हैं? तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 116 का D हिंडन। ठीक है, तो अगर यमुना की हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो उसमें कौन सी आती हैं? चंबल है, बेतवा है, केन है और सिंध है। ठीक है, और लेकिन उसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसमें हिंडन है, वरुणा है, सिंगर है, ये सब यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा D। 117th क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में को उनकी तट रेखा की लंबाई के घटते क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इसमें आएगा जो है आंध्र प्रदेश है, उसके बाद आएगा यहाँ पे तमिलनाडु आएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, उसके बाद है यहाँ पर महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन है और सबसे लास्ट में आएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा A 1, 3, 2 and 4। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला राज्य कौन सा है, वो है गुजरात। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद आता है तमिलनाडु, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर है केरला, फिर ओडिशा, फिर कर्नाटका, फिर गोवा, फिर वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है कुछ राज्यों की कोस्टलाइन के हिसाब से हमने दिए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे 118 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो 118th क्वेश्चन, तो ट्रोपोस्फियर इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, शोभ मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे मोटी परत है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है, क्योंकि आयनोस्फेयर जो है ये एटमॉस्फेयर की सबसे मोटी परत होती है, थिकेस्ट लेयर होती है। सेकंड क्या है, एक्सोस्फेयर इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट रीजन टू प्लेस द सैटेलाइट। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। और थर्ड क्या दिया गया है, ओनली हीलियम एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये भी यहाँ पर गलत दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा B, केवल थर्ड स्टेटमेंट जो है, सॉरी, केवल सेकेंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा C। 119th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली
मैच्ड। ठीक है, तो सोलिका ट्राइब कहाँ पे पाई जाती हैं? सोलिका ट्राइब जो है वो तमिलनाडु में पाई जाती हैं। टोटो ट्राइब्स जो है ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो हमारा सेकंड पेयर जो है वो गलत है, तो बी इज द राइट आंसर। इसके बाद 128 क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सी, जुलाई 28 को। 121 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में जो है वो शामिल है? ठीक है, तो अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन जो है वो बनाया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से जो है वो जो जिले जो है वो शामिल है? तो इसमें अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं? लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ है, उसके बाद जो है हरदोई है, सीतापुर है, इसके बाद उन्नाव है, रायबरेली है और बाराबंकी है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 1, 3 और 5, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली। इसमें बहराइच और गोंडा जो है वो नहीं आते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 122nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 जो है वो जीता है? तो इसका आंसर क्या है? वो है सी, महाराष्ट्र। 123rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य जो है वो बन गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रिपब्लिक ऑफ पैराग्वे। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 124th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कि नचना हिंदू टेम्पल वॉज बिल्ट बाय द गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये गलत दिया गया है। इसके बाद इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ये वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली में बनाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। नचना हिंदू पर मंदिर एक पश्चिम मुखी मंदिर है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी, केवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 125th क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया गनर बर्किल का मकबरा जो है वो कहाँ स्थापित किया गया, इस कहाँ स्थित है, सॉरी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। ठीक है, झांसी में। रिसेंटली जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने 18 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो है उसको डीलिस्ट कर दिया गया है और उसमें से एक जो है गनर बर्किल टॉम जो है वो झांसी में जो स्थित है वो भी शामिल है। इसके बाद हम देखेंगे 126 क्वेश्चन। 126 क्वेश्चन, स्टारलिंक परियोजना किसके द्वारा जो है वो शुरू की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है, जो एलॉन मस्क का जो है स्पेस एक्स, उसके द्वारा जो है स्टारलिंक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है, जिससे कि जो जितने भी जो वर्ल्ड के रिमोटेस्ट कॉर्नर है, बहुत ही दूर वाले जो एरियाज है, वहां पर भी जो है ब्रॉडबैंड फैसिलिटी जो है उपलब्ध कराई जाएगी। 127 क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी डबल लेन सेला सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जो कि तेजपुर असम को जो है तवांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से वो जो जोड़ने का काम करेगी। 128 क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन SCO की 24वीं बैठक जो है वो कहाँ आयोजन की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, अस्ताना, कजाकिस्तान में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 129th क्वेश्चन, भारत का पहला त्रिसेवा कॉमन डिफेंस स्टेशन जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, मुंबई में। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, मुंबई में। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पे जितने भी जो बहुत सारे जो फंक्शंस हैं उसको सेंट्रलाइज किया जाएगा, जैसे कि लॉजिस्टिकल ऑपरेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसकी मेंटेनेंस फैसिलिटी है, सप्लाई चेन है। ठीक है, तीनों जो आर्म्ड फोर्सेस की ब्रांचेस हैं उन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा, इंडियन नेवी की, इंडियन आर्मी की, इंडियन एयरफोर्स की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ट्राइक सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाया जा रहा है मुंबई में। इसके बाद हम देखेंगे 130th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग से है, फेस्टिवल है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है, उससे जो है हमें यहाँ पर हमें जो है मैच करना है। खर्ची पूजा कहाँ पे होती है? वो होती है त्रिपुरा में। हेमिस जो है वो लद्दाख से रिलेटेड है। गंगौर फेस्टिवल जो है वो राजस्थान में मनाया जाता है और फूल देव फेस्टिवल जो है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा C, 4, 1, 2 एंड 3।
131st क्वेश्चन, लखनऊ को किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 131st का बी, ठीक है, 1921 में, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस जो है वो आगरा और अवध पहले जो सॉरी उत्तर प्रदेश को पहले जो है यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कहा जाता था, और इसकी जो कैपिटल है इलाहाबाद से लखनऊ शिफ्ट की गई थी 1921 में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे मैच द फॉलोइंग से है, कंट्रीज है और उनकी कौन कौन सी कैपिटल है, उससे हमें जो है यहाँ पे मैच करना है। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? वो है ताशकेंत। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल जो है वो है अशगाबाद है। ताजिकिस्तान की कैपिटल जो है वो दुशानबे है, और किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? वो है बिश्केक, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 3, 4, 2 एंड 1। 133rd क्वेश्चन, सरगैसो सागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखने की कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है? इट लाइज इन द साउथ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है, क्योंकि ये साउथ अटलांटिक में नहीं, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जो है वो स्थित है। इट इज द ओनली सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा सी है जिसकी कोई भी जो है वो लैंड बाउंड्री नहीं बनाता है। ये बिल्कुल सही दिया गया है। एक्सक्यूज मी। और थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें उच्च लवणता होती है, ठीक है। तो इस यहाँ की जो सैलिनिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी सही है। तो 2 और 3 दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है। 2, 3 स्टेटमेंट दोनों सही है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट है, क्योंकि ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित है, या इसकी कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं है। और इसका नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही लंबी जड़ों वाली घास मिलती है जिसका की नाम है सरगैसम, ठीक है। इसकी वजह से ही इसका नाम जो है सरगासो सी जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 134th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है वो सही से सुमेलित हैं? तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके हमें सही उत्तर का जो है वो चयन करना है। तो सबसे पहले अगर हम डेन्यूब नदी देखें, तो डेन्यूब नदी जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट से निकल के जो है वो काला सागर तक जाती है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। रोन नदी जो है, ठीक है, रोन नदी जो है वो लेक जेनेवा स्विट्जरलैंड से निकलती है, लेकिन अपना जो है वो कहाँ पे जाके गिरती है? वो मेडिटेरेनियन सी में गिरती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। रिवर ओडर जो है, ठीक है, ये जर्मनी और पोलैंड की जो है बाउंड्री बनाती है, और ये बाल्टिक सी में गिरती है, ठीक है, बाल्टिक सी में गिरती है। तो सेकंड और थर्ड जो पेयर है ये यहाँ पे गलत दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। 135th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं प्रशांत महासागर से जो है वो जुड़ी हुई है, उससे रिलेटेड है? तो अगर हम सबसे पहले देखें तो हम्बोल्ट धारा जो है ये कोल्ड करंट है पैसिफिक ओशियन की, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। लैब्राडोर करंट जो है ये अटलांटिक ओशन की एक कोल्ड करंट है, ठीक है। बेंगुएला करंट जो है ये भी एक कोल्ड करंट है, और ये भी अटलांटिक ओशन से जुड़ी हुई है। और अगुलास करंट जो है ये एक वार्म करंट है, और ये इंडियन ओशन से जुड़ी हुई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, हम्बोल्ट धारा। 136 क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस समूह के देशों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बी, जो कि है गेबोन, युगांडा एंड केन्या। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगर हम इक्वेटर को देखें तो ये 13 कंट्रीज से जो है वो पास होती है। तो अगर हम देखें तो साउथ अमेरिका में इक्वेटर है, कोलंबिया है और ब्राजील है। ठीक है, इसी के बाद अगर हम अफ्रीका देखें तो अफ्रीका में गैबोन है, कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, युगांडा है, केन्या है, साओ टोमे एंड प्रिंसिप है और सोमालिया है। और एशिया में जो है ये 3 देशों से होकर गुजरती है, जो कि है मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबाती। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे 137 क्वेश्चन में हमें 2 लिस्ट दी गई हैं, डेजर्ट दिए गए हैं, वो कौन सी कंट्री में स्थित है, हमें उससे जो है वो मैच करना है। अगर हम सोनोरन डेजर्ट देखें तो ये कहाँ पर है, ये मेक्सिको में स्थित है। कालाहारी डेजर्ट जो है ये बोत्सवाना में स्थित है। लोपनूर जो है वो चाइना में स्थित है, और पैटागोनिया डेजर्ट जो है वो अर्जेंटीना में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे डी। 138 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है काला सागर के साथ अपनी सीमा जो है वो नहीं बनाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मालदोवा। ठीक है,
बी मालडोवा इसका जो है वो सही आंसर है, क्योंकि जो ब्लैक सी है ये 6 कंट्रीज के साथ जो है अपनी सीमा बनाता है। उसमें कौन कौन से देश आते हैं? उसमें है जॉर्जिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, टर्की और बुल्गारिया। ठीक है, तो ये 6 देशों के साथ जो है काला सागर अपनी सीमाएं बनाता है। तो इसमें मोल्डोवा जो है वो नहीं आता है। 139 क्वेश्चन, कौन सा सतत विकास लक्ष्य असमानता को कम करने से संबंधित है? विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज रिलेटेड टू द रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी? तो इसका 139 का आंसर है SDG 10। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। इसके बाद हम देखेंगे 148 क्वेश्चन, एक थियोडोलाइट का उपयोग क्या मापने के लिए जो है वो किया जाता है? थियोडोलाइट इज यूज्ड टू मेजर। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। इसके बाद 141 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स आर कवर्ड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? हाउसिंग आता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट आता है, एग्रीकल्चर भी आता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसको प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर में जो है इंक्लूड किया गया है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, MSME है, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट है, एजुकेशन के लिए लोन देना है, हाउसिंग के लिए लोन देना है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ये सब जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 142 क्वेश्चन, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बरेली में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 143 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैव द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? तो इसका आंसर है सी। ठीक है, गाजियाबाद। तो यहाँ पे अगर हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखें उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहला कौन सा है? गाजियाबाद आता है, फिर वाराणसी आता है और फिर उसके बाद लखनऊ आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। 144 क्वेश्चन, औगटनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, मेरठ में। ठीक है, तो डी मेरठ। 145 क्वेश्चन, रामगंगा नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, कन्नौज में। ठीक है, ए, कन्नौज में। तो रामगंगा नदी जो है ये पहली गंगा की ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो गंगा से आके मिलती है और ये कन्नौज में मिलती है। ठीक है, इसकी अगर हम अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें रामगंगा की, तो वो कौन सी होती है? जकुला, सरयू, मांडुल, ठीक है, पलेन और सोना और कोह। ठीक है, और अगर हम देखें रामगंगा रिवर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है, तो वो है मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और हरदोई से। ठीक है, तो ये सब जो है ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये रामगंगा पे ही स्थित हैं। इसके बाद हम देखेंगे 146 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है? ठीक है, तो बुद्धा की कौन सी ऐसी मुद्रा है जो कि दिखाती है कि जो बैलेंस बिटवीन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। ठीक है, उत्तरा बोधि मुद्रा जो है ये रिप्रेजेंट करती है बैलेंस ऑफ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को। अगर हम ध्यान मुद्रा को देखें तो ये मेडिटेशन से रिलेटेड है। ठीक है, उत्तर बोधि मुद्रा जो है ये बैलेंस बिटवीन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी से रिलेटेड है। इसी के साथ साथ जो है ये सैल्वेशन से रिलेटेड है कि जितने भी हमारे एस्पेक्ट हैं उसको हम इंटीग्रेट करके जो है वो मोक्ष को प्राप्ति भी दिखाती है। इसके बाद अगर हम करण मुद्रा देखें तो ये हमें दिखाता है कि हम जो है कैसे नेगेटिविटीज को अपने से दूर कर सकते हैं, हमारी प्रोटेक्शन को दिखाती है। और वितर्क मुद्रा जो है ये हमारे नॉलेज को दिखाती है। ठीक है, कि ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड कम्युनिकेशन ऑफ बुद्धा टीचिंग को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी, उत्तर बोधि मुद्रा। 147 क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने चित्रों के लिए एक विभाग की स्थापना की जिसे तस्वीर खाना के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, अकबर ने की थी। ठीक है, अकबर ने एक अलग से जो है यहाँ पे एक डिपार्टमेंट का एस्टैब्लिश किया था जिसको कि तस्वीर खाना का नाम दिया गया था। और इसी के साथ साथ ये पेंटिंग्स और स्क्राइबिंग डॉक्यूमेंट से जो है वो रिलेटेड था।
148 क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। मोहिनीअट्टम अभी बहुत ही ज्यादा जो है रिसेंटली जो है न्यूज में भी बहुत ज्यादा था। तो इसमें पहला क्या कहता है, मोहिनीअट्टम केरल राज्य का एक नृत्य रूप है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। नृत्य भगवान शिव के सम्मान में किया जाता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये गलत है, क्योंकि ये जो है विष्णु, लॉर्ड विष्णु को जो है यहाँ पे उनके लिए जो है वो उनको रेवर करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट में या फिर उनको डेडिकेट किया जाता है, उनको ऑनर करने के लिए किया जाता है। थर्ड क्या है, इट इज परफॉर्म इन ग्रुप्स, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये भी गलत है, क्योंकि ये एक सोलो डांस फॉर्म है, ठीक है, सोलो डांस फॉर्म है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी यहाँ पर। तो हाल ही में जो है, अभी तक क्या था कि जो मोहिनीअट्टम था ये केवल जो है फीमेल्स करती थी, लेकिन अभी हाल ही में जो है यहाँ पर जो है जो कल कल मंडलम जो है, केरला का जो कल मंडलम है, उन्होंने जो है ऐसा बैन जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और अब मेल्स को भी अलाउ कर दिया गया है कि वो भी मोहिनीअट्टम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 149 क्वेश्चन, नटराज की कांस्य प्रतिमा किस राजवंश से जो है वो संबंधित है, तो इसका आंसर है ए, चोला पीरियड से, चोला डायनेस्टी से जो है वो रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 158 क्वेश्चन, हैदराबाद किस तारीख को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी जो है वो नहीं रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 जून 2024 को, ठीक है, 2 जून को। तो हैदराबाद जो है जब ये बना था तेलंगाना, ठीक है, वर्ष 2014 में, तब जो है हैदराबाद को एक संयुक्त कैपिटल के रूप में जो है वो चिन्हित किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है वो 10 साल बाद जो है वो 10 साल के लिए बनाया गया था, 10 साल बाद जो है 2014 को जो है यहाँ पे जो है अलग कैपिटल जो है उसकी बना दी गई है। तो इसलिए जो है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जून 2024, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो वेरी मच।